आज हम प्राकल्पना पर चर्चा करेंगे। प्राकल्पना किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में यही लक्ष्य प्राकल्पना के रूप में निश्चित किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य में लक्ष्य को प्राकल्पना के रूप में निर्माण करके निश्चित करता है। वैज्ञानिक प्राकल्पना के निर्माण के द्वारा सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य, अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन से संबंधित तथ्यों आदि को निश्चित करता है। इसका इतना ही नहीं, अनुसंधान में जिन कारकों का वैज्ञानिक कार्यकारण संबंधों का परीक्षण करना चाहता है उन्हें भी प्राकल्पना के रूप में स्पष्ट कर देता है। इस प्रकार से प्राकल्पना का विशेष महत्व है वैज्ञानिक पद्धति, सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में है। गुडे और हैट ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर सामाजिक अनुसंधान में एक अच्छी प्राकल्पना का निर्माण हो जाता है तो इसका अर्थ है अनुसंधान के लगभग आधे कार्य का पूर्ण हो जाना। आपने एक स्थान पर लिखा है, प्राकल्पना सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की एक आवश्यक कड़ी है जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है। अनेक अनुसंधानकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान में बिना प्राकल्पना के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। लुनबर्ग के अनुसार बिना प्राकल्पना के अनुसंधान करना एक प्रकार से अंधेरे में छलांग लगाना है। प्राकल्पना वैज्ञानिक पद्धति तथा सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन को निर्देशित, नियंत्रित और संचालित करती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययनों में, चाहे वो सर्वेक्षण हो अथवा अनुसंधान, सामाजिक प्राकल्पना की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। इसलिए प्राकल्पना का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, इन सब पर चर्चा करना यहाँ आवश्यक है। प्राकल्पना का अर्थ। प्राकल्पना अंग्रेजी के शब्द हाइपोथेसिस का हिंदी अनुवाद है जो ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपो और बिलो का अर्थ है नीचे तथा थीसिस अर्थात थ्योरी का अर्थ है विचार या सिद्धांत। हाइपोथेसिस का पूर्ण अर्थ हुआ बिलो थ्योरी या सिद्धांत से नीचे अर्थात सिद्धांत का पूर्व कथन। इसका हिंदी रूपांतरण प्राकल्पना का भी यही अर्थ है। प्राक का अर्थ है पूर्व तथा कल्पना से यहाँ तात्पर्य है विचार तथा सिद्धांत। प्राकल्पना का पूर्ण एवं अर्थ हुआ पूर्व विचार अथवा सिद्धांत। प्राकल्पना का शाब्दिक अर्थ हुआ एक ऐसा विचार अथवा सिद्धांत जिसे अनुसंधानकर्ता अध्ययन के लक्ष्य के रूप में रखता है, उसकी जांच करता है तथा अध्ययन के निष्कर्ष में प्राकल्पना को सत्य सिद्ध होने पर एक सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है। असत्य सत्य होने पर त्याग देता है। इस प्रकार से प्राकल्पना एक कच्चा सिद्धांत है जिसे अनुसंधान में परीक्षण के लिए रखा जाता है। प्राकल्पनाओं की विशेषताओं में सबसे पहला है बोगार्ड्स। प्राकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक प्राकल्पना है। गुडे और हैट के अनुसार प्राकल्पना एक ऐसी प्रस्थापना है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। तो ये दो प्रमुख, एक लुनबर्ग की परिभाषा है, प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। आपने प्राकल्पना की और स्पष्ट व्याख्या निम्न शब्दों में की है जिसमें प्राकल्पना के कार्य तथा महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। आपने लिखा है, अपने बिल्कुल प्रारंभिक स्तरों पर प्राकल्पना एक अनुमान, कल्पनात्मक विचार अथवा पूर्वानुमान आदि कुछ भी हो सकती है जो बाद में किसी भी क्रिया अथवा अनुसंधान का आधार बन सकती है। पीवीएन के अनुसार प्राकल्पना एक अस्थायी लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार जो उपयोगी अनुसंधान का आधार बन जाता है उसे हम कार्यकारी प्राकल्पना कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राकल्पना कारण प्रभाव के रूप में तथ्यों से संबंधित एक प्रस्तावना, विचार अथवा कच्चा सिद्धांत है जिसकी परीक्षण द्वारा जांच करना बाकी है। यह प्रारंभ से लेकर अंत तक अनुसंधान का आधार है। प्राकल्पना दो या दो से अधिक चरों या परिवर्तियों का विशिष्ट संबंध बताता है जिसे परीक्षण या अनुसंधान के लिए रखा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करके इसकी सत्यता की जांच की जाती है। सत्य सिद्ध होने पर यह सिद्धांत बन जाता है। प्राकल्पना एक अप्रमाणिक सिद्धांत है जिसे अनुसंधान में परीक्षण के लिए एक समस्या के रूप में रखा जाता है। अब है उपयोगी प्राकल्पनाओं की विशेषताएं। उपयोगी प्राकल्पनाओं की विशेषताओं में सबसे पहला है स्पष्टता। गुडे और हैट की मान्यता है कि प्राकल्पनाएं अवधारणाओं के दृष्टिकोण से स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला है
या वैज्ञानिक शब्दावली जो प्राकल्पना में काम में ली जाती है उनकी स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए तथा अगर हो सके तो अवधारणा को प्रक्रिया का वर्णन करके स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा है, उनकी परिभाषाएं वे होनी चाहिए जो विषय में सामान्यतया मान्य हो तथा विचारों का संचार करने वाली हो। अवधारणाएं व्यक्तिगत रूप में बनाई हुई नहीं हो ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सभी के समझ में आ जाए तथा सभी समान अर्थ लगाएं। अगर भाषा तथा अवधारणाएं अस्पष्ट और भ्रामक होंगी तो विज्ञान जगत में अन्य लोगों के समझ में नहीं आ पाएंगी कि प्राकल्पना क्या है। फिर है एम्पिरिकल रेफरेंस। अध्ययन में प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसकी तथ्यों द्वारा जांच की जा सके। प्राकल्पना आदर्शों को स्पष्ट करने वाली होगी तो उसकी सत्यता की परीक्षा करना संभव नहीं होगा। प्राकल्पना ऐसे तथ्यों, कारकों तथा चरों से संबंधित होनी चाहिए जो समाज अथवा अध्ययन के क्षेत्र में जाकर एकत्र किए जा सकें तथा उनकी प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता की जांच की जा सके। इसी को गुडे और हैट ने कहा है कि अगर प्राकल्पना का अनुभविक संदर्भ होगा तो वह उपयोगी प्राकल्पना होगी, वह वैज्ञानिक अध्ययन अथवा अनुसंधान में सहायक होगी, अन्यथा नहीं। गुडे और हैट ने प्राकल्पनाओं के कुछ उदाहरण दिए हैं। उनमें पहला है, पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, सभी अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। गुडे और हैट के अनुसार ऐसी प्राकल्पनाओं की अनुभव तथ्यों द्वारा जांच नहीं की जा सकती क्योंकि इनका अनुभविक संदर्भ नहीं है। ऐसी प्राकल्पनाएं उपयोगी अथवा व्यावहारिक नहीं होती। उपयोगी अथवा व्यावहारिक प्राकल्पनाओं में अनुभविक संदर्भ होना आवश्यक होता है। तीसरा है, विशिष्टता। गुडे और हैट ने लिखा है कि उपयोगी प्राकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। जो भी क्रियाएं पूर्वानुमान व इंगित करती हैं वे स्पष्ट रूप से वर्णित होने चाहिए। प्राकल्पना बहुत वृहद तथा विस्तृत नहीं होनी चाहिए। अगर प्राकल्पना अपने में सामान्य होंगी तथा अनेक कारकों तथा चरों से संबंधित होंगी तो वैज्ञानिक ठीक से अध्ययन नहीं कर पाएगा। वह अनेक कारकों तथा कारकों के परस्पर संबंधों की जांच नहीं कर पाएगा और वह अध्ययन क्षेत्र में भटक जाएगा। उसे बड़ी प्राकल्पना के निर्माण से सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वह प्राकल्पना न होकर अध्ययन का क्षेत्र बन जाती है। फिर नेक्स्ट है, उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित प्राकल्पना एक ऐसी प्रस्तावना है जो तथ्यों का परस्पर कारण प्रभाव संबंध बताती है जिसकी जांच करना बाकी है। यह जांच वैज्ञानिक अध्ययन प्रविधियों के द्वारा की जाती है। सभी सामाजिक विज्ञानों में अनेक ऐसी जानकारियां तथा तथ्य हैं जिनको एकत्र करने तथा अध्ययन करने की प्रविधियां उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना का निर्माण तो कर लिया जाता है परंतु तथ्य संकलन की प्रविधि या पद्धति के अभाव में उसकी जाँच संभव नहीं हो पाती। ऐसी प्राकल्पना उस दिन व्यावहारिक हो पाती हैं जिस दिन उसकी जाँच से संबंधित तथ्य एकत्रित करने की प्रविधि का निर्माण हो जाता है। इस अविशुद्धता से बचने के लिए गुडे और हैट का कहना है कि अध्ययनकर्ता को प्राकल्पना का निर्माण करते समय अध्ययन के क्षेत्र में उपलब्ध प्रविधियों और पद्धतियों का ध्यान रखना चाहिए। वह ऐसी प्राकल्पना का निर्माण करे जिसकी जांच के लिए तथ्य संकलन की प्रविधियां विज्ञान में उपलब्ध हों तभी वह उपयोगी प्राकल्पना कहलाएंगी, अन्यथा नहीं।